Hey, hi, future charteds. I wish you all a very happy CA day. Actually, the most awaited video that is of strategy and questions regarding SPOM SCPM is out today. एंड मैं ना एक्चुअली इसको बहुत पहले लाना चाहती थी, लेकिन कभी मुझे ना स्लॉट ही नहीं मिल रहा था। जो नियरेस्ट स्लॉट था वो 20 जुलाई का था। तो फिर मैंने दूसरी सिटी का स्लॉट बुक किया और वो भी मेरे घर से 165 किलोमीटर्स दूर थी। तो मैंने सोचा था मैं सेम डे वीडियो लेके आऊँगी, बट वो ट्रैवलिंग इतनी हेक्टिक हो गई ना, मतलब टू वे वापस वापस आना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया, तो सेम डे नहीं आ पाया। सो फाइनली शेयरिंग इट टुडे एंड सारी बात कर लेंगे इसमें हम। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, फीडबैक्स भी सुने थे, मैंने फीडबैक्स भी सुने थे बहुत सारे बच्चों के। सो उसमें ना टॉपिक्स तो सब लोग बता रहे हैं कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहीं पे आईसीआई टेस्ट कर रहा है, बट ना क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं वो कोई मुझे बता नहीं रहा था। सो मैंने मतलब इसलिए मैंने सोचा तो पहले भी शेयर कर दूंगी अगर मुझे मिल गया तो, पर मुझे नहीं मिल रहा था। तो मैंने अब खुद से देख लिया एक बार कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मटेरियल्स क्या यूज़ किए। मटेरियल्स ना मैंने प्योरली 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 सिर्फ और सिर्फ आईसीआई का मॉड्यूल यूज़ किया है, क्योंकि उससे बाहर आपको आईसीआई कभी पूछेगा नहीं। जो मॉड्यूल में है एटलीस्ट नॉलेज आपको उसमें से पूरा मिल जाएगा। एक बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आपको मॉड्यूल से मिल जाएगा। और उसके बाद फिर आपको स्ट्रेटजी क्या यूज़ करनी है, मतलब जो मैंने स्ट्रेटजी यूज़ की ना वो बता देती हूँ। सबसे पहले तो आइडियल स्ट्रेटजी क्या होती है कि आप 2 बार केयरफुली उसको रीड कर लो, रटना नहीं है, समझ के चल लो। एटलीस्ट तुमको बेसिक हर टॉपिक के बारे में ये पता होना चाहिए कि अगर उस टॉपिक में से कुछ पूछा है तो वो क्या पूछा है। मतलब वो टॉपिक, जैसे किसी ने बोला इनक्यूबेटर, तो इनक्यूबेटर खुद क्या होता है तुमको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। तो एक बेसिक, अब उसमें तुमको रटने की ज़रूरत नहीं है कि इनक्यूबेटर ये होता है वो होता है, बट एटलीस्ट बेसिक तुमको हर चीज़ पता होनी चाहिए। इसलिए अगर 2 केयरफुल रीड ले लिया तुमने तो दैट विल बी इनफ। उसके बाद है ना आइडियली फिर क्वेश्चंस करने चाहिए। जब आप क्वेश्चंस करते हो ना तो आपको पता चलता है कि जो आपने रीड किया उसमें से कितना आपको रिटेन रहा है। जो आपने रीड किया था उसको अगर आप क्वेश्चंस पे अप्लाई कर रहे हो तो आपको रिकॉल हो रहा है कि नहीं, वो चीज़ आपको क्वेश्चन से पता चल जाएगा। अगर आंसर्स आपको नहीं रिकॉल हो रहे हैं तब भी जो जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एटलीस्ट उतने आपको आंसर एग्जाम में याद आएंगे ही आएंगे कि हाँ ऐसा मैंने कुछ पढ़ा था। तो ये होती है आइडियल सिचुएशन। अब होती है एक सेवियर स्ट्रेटजी, कि आइडियल सिचुएशन तो ठीक है सबके लिए होना चाहिए, बट अब हमारी तो कल ही एग्ज़ाम है और हमने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है। देखो वैसे ये प्रोक्रेस्टिनेशन को मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, पर बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम लोग, अब ऑप्शन नहीं है ना, अब क्या कर सकते हैं, जो हो सकता था वो तो हो गया, अब कल ही एग्जाम है, अब क्या करें। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ता है, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, जो कि होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपन पढ़ लो। देखो मैं इसको फेवर बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, अगर आपके पास टाइम है तो आपको पूरी केयरफुल रीड लेनी चाहिए, क्योंकि आईबीएस के पेपर में भी वो काम आएगी। अब हो सकता है आपको आईबीएस का पेपर ना देना हो, या तो एग्जाम हो, या ऑलरेडी सेकंड ग्रुप मतलब वो पहले हुआ था तो आपने आईबीएस का उसमें निकाल लिया था, या जो भी रीज़न हो सकता है, पर कॉस्ट स्पॉम आपका बाकी है। तो उस केस में फिर आप थोड़ा सा सिलेक्टिव पढ़ सकते हो कि जिस पे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो कर सकते हो। बट अगर आपका आईबीएस का पेपर बाकी है तो मैं इसको यही रेकमेंड करूँगी कि एक बार आप 2 बार अगर केयरफुल रीड लेते तो उसमें आपको इंडेक्स की भी फिर फ्यूचर में हेल्प हो जाएगी कि हाँ हमको पता है कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो ये तो हो गई स्ट्रेटजी की बात। अब कितने दिन पढ़ना चाहिए, तो कितने दिन का तो ऐसा है यार कि सबकी एफिशिएंसी अलग अलग होती है। लाइक मैं ना एक दिन में एक ही चैप्टर पढ़ पाती थी, तो मैंने तो 15 दिन तक पढ़ा है। अब हो सकता है कोई फास्ट पढ़ लेता है, कोई स्लो पढ़ता है, तो वो आपके हिसाब से। इट डजेंट मीन कि कितने आवर्स में होता है, इट इज़ कि हाउ एफिशिएंटली यू कवर। हो सकता है आप कम टाइम में ज़्यादा कवर कर लो, तो उसके लिए आप, ऐसा मैं नहीं बोल सकती ना कि आप 8 दिन तक पढ़ो ही सही। सो वो वाली चीज़ है। उसके बाद ना हम चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए। लेकिन ना उसके पहले मैं बता देती हूँ कि आपको रिसोर्सेज क्या क्या यूज़ करने हैं स्टडी के लिए। तो सबसे पहले तो ना केस स्टडीज़ भी आती है एग्ज़ाम में और डायरेक्ट भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं, प्रैक्टिकल भी आते हैं। अब बहुत लोग बोलते हैं, किसी को जैसे स्टार्टिंग में जब मेरे फ्रेंड्स ने दिए थे तो 70% उनको प्रैक्टिकल आए थे। धीरे धीरे करते करते ये कम होता जा रहा प्रैक्टिकल का रेशो, और थ्योरी थ्योरी भी आ रही है। मतलब मेरे मेरे इसमें तो बोल सकते हैं कि दोनों ही था, ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि थ्योरी थोड़ी सी ज़्यादा ही थी और बाकी प्रैक्टिकल भी था, ऐसा मतलब मेरा मिक्स्ड था। तो आप किसी वेटेज पे ऐसे 100% रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड को तो ऐसा पेपर आया था, बोले कि जितने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह पढ़े थे उससे थोड़ा अलग हट के आ गया। उसको था कि मतलब जितना सोचा था कि पूरा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से बैठ जाएगा उतना नहीं आया, थोड़ा उसमें से आया, थोड़ा सा कहीं बाहर से आ गया। तो इसीलिए सिर्फ सिलेक्टिव स्टडी से काम नहीं होगा, आपको ना मैक्सिमम कवरेज करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। उसके ना अलावा जो केस स्टडी वो जो आईसीआई ने बीओएस पोर्टल पे दे रखी है वो यूज़ करना, और जो एमसीक्यूज़ दे रखे हैं आईसीआई ने बीओएस पोर्टल के ऊपर वो भी आप यूज़ करना।
उसके बाद टॉपिक्स तो सब बता ही रहे हैं, तो वो टॉपिक्स ना मैंने भी जो जहाँ जहाँ से कलेक्ट हुए, मतलब जो मेरे पेपर के हैं वो भी मैं बताऊँगी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, बट सबके पेपर तो सेम नहीं आ रहे, हर जगह शफल हो रहे क्वेश्चंस। तो जहाँ जहाँ से मुझे मिले थे ना, मैंने सारे कोलेट करके एक टेलीग्राम चैनल पे सेव करके रख लिया। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो आपको पता चल ही जाएंगे। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का करना क्या होता है, देखो मैं बता रही हूँ, सिर्फ सेवियर स्ट्रेटजी उनके लिए जो ऑलरेडी प्रोक्रेस्टिनेट कर चुके या फिर किसी भी रीज़न से उनके पास सिर्फ 1 या 2 दिन ही है, वो 100% कवरेज कर ही नहीं सकते। तो अब सिर्फ उन्हीं के लिए है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो सिर्फ पढ़ें। बाकी सबको क्या करना है, बाकी सबको ऐसा करना है कि एक बार तो आपको पहले पढ़ना है, एक बार पूरा रीड कर लो एटलीस्ट एक बार, एंड देन जो लास्ट के 2 दिन होते हैं उस दिन पे आप सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लो तो आपका काम हो जाएगा। मतलब आपको जनरल नॉलेज पूरा है, और इंपॉर्टेंट जो ICI बार बार पूछ रहा है एग्जाम में, जो चीज़ें वो टेस्ट कर रहा है उसका आपको एक्सपर्ट नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको आखिरी दिन पर रिवाइज किया है, तो वो अलग ही एक कॉन्फिडेंस होता है। बाकी आप पहले कितना भी पढ़ लो, तुमको पता है कि हाँ तुमको आता है, लेकिन जो आखिरी दिन का कॉन्फिडेंस होता है ना, वो रिवीजन से ही आएगा। तो तुम आखिरी दिन पे सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज कर लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। उसके बाद है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि जिस पे ICI बार बार टेस्ट कर रहा है, और वो किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। कुछ मेरे क्वेश्चन मेरे एग्जाम में भी आए थे, मतलब ये वाले तो जैसे मेरे एग्जाम्स में जो टॉपिक्स टेस्टेड थे वो वाले के ऊपर है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलो बात कर लेते हैं। तो ऐसा है कि सबसे पहले ना चैप्टर वाइज मैंने इसको देखा है कि कौन कौन से टॉपिक्स से मुझे क्वेश्चन आ रहे थे। तो उसमें ऐसा था कि वैल्यू एनालिसिस जो है उसके ऊपर क्वेश्चन था। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के ऊपर एक क्वेश्चन था कि एक क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको अपैरल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को वो एक्वायर कर रही है, अनऑर्गेनिक ग्रोथ टाइप, और उसने अपैरल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एक्वायर किया और वो आगे फिर रिटेलर को भी एक्वायर करने का सोच रही है। अब ये अलग अलग क्वेश्चन थे कि अगर उसने अपैरल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एक्वायर कर लिया तो क्या होगा, उसका मार्केट शेयर बढ़ जाएगा या फिर उसको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लेना पड़ेगा, या फिर ऐसे ऐसे टाइप से उसने पूछा था। उसके बाद ऐसा भी था कि अगर उसने रिटेलर को भी एक्वायर कर लिया तो क्या होगा, क्या उसको कंपटीशन में मदद मिलेगी, क्या उसका मार्केट शेयर की पोजीशन स्ट्रॉन्गर हो जाएगी, क्या वो एंट्रेंट्स जो दूसरे राइवल्स है कंपटीशन के लिए उसके ऊपर कुछ उससे फ़ायदा होगा क्या, इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। उसके बाद एक कॉस्ट लीडरशिप और डिफ्रेंसिएशन पे था। 4 ना टैगलाइंस दे रखी थी, हर की यूनिक जो USP होती है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, वो और टैगलाइंस दे रखी थी कि ये 4 कंपनी है और इनकी ये वो है USP है और टैगलाइंस है। सो आपको बताना है कि वो कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं। आपको उस टैगलाइन को पढ़ के कौन सी स्ट्रेटजी समझ में आती है। जैसे कि एक था कि वाई पे मोर व्हेन यू कैन पे लेस, और 4 ऑप्शंस थे। तो ये तो दिख रहा है कि ये तो सीधे सीधे कॉस्ट लीडरशिप वाली स्ट्रेटजी है, इस टाइप से क्वेश्चन थे। देन एक था कि पे फॉर व्हाट यू नीड फॉर, ऐसा करके क्वेश्चन था। उसमें भी स्ट्रेटजी बतानी थी कि कैसी आपकी स्ट्रेटजी है, कौन सी स्ट्रेटजी कंपनी फॉलो कर रही है, मतलब टैगलाइन से कौन सी स्ट्रेटजी वो दिखाना चाह रही है और क्या फॉलो कर रही है। उसके बाद और टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आते हैं करेक्ट एंड करेक्ट, मतलब ना आपको 4-5 ऑप्शंस दे देंगे, उसमें से कुछ स्टेटमेंट सही होंगे, कुछ गलत होंगे, फिर नीचे आपको ऑप्शन देंगे कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। मतलब फर्स्ट और सेकंड सही है, फर्स्ट और थर्ड सही है, थर्ड और फोर्थ सही है, ऐसा करके 4 ऑप्शन आपको दे देंगे। इस टाइप के भी क्वेश्चन से रहते हैं। इसका कोई पर्टिकुलर ना मतलब टॉपिक नहीं होता कि वो कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, पर एक पैटर्न होता है कि 4 करके स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। और उसमें केयरफुल आपको थोड़ा सा रहना पड़ता है, कॉशियस रहना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक भी आपने गलत गैस कर लिया ना, कि फर्स्ट के साथ थर्ड गैस कर लिया, मतलब फर्स्ट तो आप श्योर हो पर थर्ड का श्योर नहीं हो, फोर्थ और थर्ड में कंफ्यूज हो, थोड़ा सा आपको उसके लिए नॉलेज की ज़रूरत होगी, वो आपको पढ़ के ही आएगा। उसके बाद मतलब इस ना, जैसे कि एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आप याद रखना, हो सकता है आपके एग्जाम में वो है कि कॉस्ट लीडरशिप कब आप यूज़ करते हो, जब कस्टमर जो है आपके वो प्राइस सेंसिटिव हो, और इसके साथ अगर आप कॉस्ट लीडरशिप यूज़ करते हो तो उसके साथ आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है क्वालिटी पे थोड़ा इग्नोर कर दो, क्वालिटी प्रॉब्लम हो सकती है। देन डिफ्रेंसिएशन अगर आप यूज़ करते हो तो वो कब यूज़ करोगे, जब आपके कस्टमर्स नॉन प्राइस सेंसिटिव है। और इसके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि हो सकता है कंपटीटर्स भी आपको कॉपी करने की कोशिश करें आपके डिफ्रेंसिएशन, फिर डिफ्रेंसिएशन रहे ही ना। ठीक है, इसको याद रखना, हो सकता है आपके एग्जाम्स में देखने को मिल जाए। उसके बाद ना एक मैच द कॉलम टाइप्स के भी क्वेश्चन आते हैं कि 4 इधर दे रखा है, 4 क्वेश्चन इधर दे रखे हैं, उसके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको मैच करना है कि कौन सा किसका है। तो ना जैसे मेरे केस में तो क्या हुआ था कि मुझे सारे तो मतलब ये एक्चुअली BOS का क्वेश्चन आया था मेरे इसमें, BOS का जो नॉलेज पोर्टल है वहाँ का फर्स्ट ही चैप्टर का क्वेश्चन था। सो ना उसमें से मेरे को, जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम में पढ़ा था ना, मुझे इतना समझ नहीं आ रहा था कि मिशन विजन ये सब कैसे मैं आइडेंटिफाई करूँ। उसमें था स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी, और स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। सो बाकी सारी चीज़ें तो नहीं, बट उसमें तो ऑप्शंस कैसे आ रहे हैं आप BOS पोर्टल पे देखना, आपको मिलेगा लास्ट में ना। जैसे सबके आगे ये है कि जैसे इधर ABCD दे रखी है, उधर 1 2 3 4 दे रखा है, तो D ऑप्शन जो था वो था, मतलब D का जो क्वेश्चन था वो था कि स्ट्रेंथ और वीकनेस कैसे पता चलेगी कंपनी की। और उधर ना ऑप्शन फर्स्ट था
कि ये अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से, तो मुझे सिर्फ वो आता था कि डी ऑप्शन तो सही है, डी का 1 के साथ मैच होगा। तो उसमें जो बाकी 4 ऑप्शन थे वो ऑड वन आउट हो गए, क्योंकि सिर्फ डी का 1 के साथ मैच होने वाला एक ही ऑप्शन था। तो बाकी ए बी सी फिर मैंने आइडेंटिफाई नहीं भी कर पाई तो भी वो क्वेश्चन बन जाएगा। और बाकी वो BOS का था तो एक बार आप देख भी सकते हो, तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ना लीन सिस्टम की बात करते हैं, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन थे। तो लीन सिस्टम क्या होता है इसकी डेफिनेशन देख लेना, और एक क्वेश्चन था कि यहाँ पे वेस्टेज वगैरह को बचाना है या ऐसा कुछ है तो कौन सा सिस्टम यूज़ करेंगे, तो वो ऑब्वियसली लीन सिस्टम यूज़ करते हैं। देन ये OEE जो टॉपिक है ना, ये भी बहुत मैक्सिमम लोगों के केस में आ ही रहा है ये क्वेश्चन, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको, एक तो कैलकुलेशन वाला पता है आपको, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी, ये अपना क्वालिटी को जो वो रेशोज़ कैलकुलेट करते वो है, तो उसमें से अवेलेबिलिटी वाला जैसे मेरे केस में आ गया था। उसके बाद अवेलेबिलिटी रेशो अलग से पूछ लिया, फिर पूछा है पूरा OEE कितना है वो अलग से पूछ लिया। और आप जहाँ पे OEE टॉपिक स्टार्ट करते हैं वहाँ सबसे पहले ना आइडेंटिफिकेशन ऑफ 6 बिग लॉसेस लिखा हुआ है, उधर ना 6 पॉइंट्स दे रखे हैं। उन 6 पॉइंट्स में आपको बाइफर्केशन दे रखा है कि कौन सा क्वालिटी के लिए, कौन सा परफॉर्मेंस के लिए, कौन सा अवेलेबिलिटी के लिए। सो जो अवेलेबिलिटी के लिए है, और उसमें से कुछ एक पूछा था कि ये वाला मतलब जो परफॉर्मेंस के लिए इनमें से कौन सा है, तो उन 6 में से आपको वो 4 ऑप्शन थे, वो मिलेगा कहाँ से पढ़ना है, वो जो स्टार्टिंग में 6 दे रखे उसी में से आप वो फर्स्ट हाफ पेज पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा। देन 13th to 15th ये 3 क्वेश्चन आए थे, मतलब लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का जो है उस पर आया था। सेम क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, लेकिन पैटर्न पूरा सेम रहता है, सिर्फ फिगर्स चेंज रहते हैं। सो आप मॉड्यूल के ना क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी उससे। न्यूमेरिकल्स तो कर लेना, अच्छा रहेगा। और लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का आप मॉड्यूल का अगर टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे ना, आप उसको बिल्कुल अच्छे से करके जाना, क्योंकि सेम क्वेश्चंस बहुत लोगों को आ रहे हैं, सिमिलर आ रहे हैं मतलब, और पैटर्न वही है बिल्कुल, थोड़े थोड़े से फिगर्स चेंज हो जाते हैं। और वो अगर क्वेश्चन तुमने 3rd वाला कर लिया ना, तो तुमसे ये वाला तो बन जाएगा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का। देन कम्स अबाउट रोबोटिक्स। हाँ, ये जो हाइपर कॉम्पिटिटिव मार्केट और ये AI वाला जो चैप्टर है पूरा, जो इसमें ये IoT और ये मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट वाला है, इसको अच्छे से करके जाना। ईजी है, सब मॉडर्न बिजनेस से रिलेटेड है, तो तुमको समझ भी सारा आ जाएगा। अब ना कहीं हर चीज़ ये पड़ी हुई है, एक बार जैसे तुम रीड लोगे ना उसकी, तो तुमको हर चीज़ बैठेगी दिमाग में। जैसे कि उसमें एक रेजर ब्लेड मॉडल है, हाइपर डिस्रप्टिव मॉडल की मैं बात कर रही हूँ, कि उसमें रेजर ब्लेड मॉडल है। क्वेश्चन में तुमको ऐसी केस स्टडी आ जाएगी मतलब एग्जाम में, कि एक प्रिंटर है, वो तुम डिस्काउंटेड प्राइस पे बेच रहे हो ताकि तुम उसके अंदर जो कार्ट्रिज लगते हैं उसको बाद में बेच सको जिसकी प्राइस हायर है। अब क्योंकि हर प्रिंटर के साथ उसका स्पेसिफिक कार्ट्रिज मॉडल होता है, तो तुमने प्रिंटर तो बेच दिया कम प्राइस में, और अब तुम उसकी रिकवरी कैसे कर रहे हो, कार्ट्रिज बेच के, क्योंकि सामने वाले ने अगर प्रिंटर में इन्वेस्ट कर दिया तो ऑब्वियसली उसको कार्ट्रिज लेना ही पड़ेगा, और वो महंगा है तो महंगा भी लेना पड़ेगा। सो ये कौन सी स्ट्रेटेजी है? सो ये रेजर ब्लेड स्ट्रेटेजी है जो हाइपर डिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल्स में मैंने पढ़ी है। सो ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे एग्जाम पे, बने भी हैं ऐसे कुछ कुछ को। और इसमें ना फिर जैसे एक रोबोटिक्स था, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे तुमको, 4 ऑप्शन दे देंगे कि बताओ रोबोटिक्स किसी ने अप्लाई किया वहाँ पे, उनकी फैक्ट्री में रोबोटिक्स अप्लाई किया, सो उससे क्या क्या फ़ायदा नहीं होने वाला है, ये क्वेश्चन पूछा था। सो उसमें 3 ऑप्शन थे कि उससे स्पीड बढ़ेगी, तो ये तो होने वाला है, ईजी हो जाएगा काम, ये भी होने वाला है। एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ये भी होने वाला है। एक 4th ऑप्शन जो था वो मुझे याद नहीं आ रहा है, मतलब कुछ काम डिले हो जाएगा, या फिर आप उससे स्पेशलाइजेशन, ऐसा कुछ तो कोई ऑप्शन था कि आप ये नहीं करवा पाओगे, डिले वगैरह हो जाएगा। तो डिले कैसे होगा, नहीं होगा ना डिले तो। सो वो ऑप्शन था। फिर उसके बाद ये हाइपर डिस्रप्टिव मॉडल्स में से और भी कोई, ये तो आप पढ़ना, कुछ जो भी मॉडल्स है हाइपर डिस्रप्टिव में ज़्यादा नहीं है, ईजी भी है, और इसमें से कम आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये टॉपिक्स टेस्ट कर रही है ICAI। तो जैसे मेरे केस में आ गया कि सब्सक्रिप्शन मॉडल था वो उसका आंसर, कि सब्सक्राइब करते हैं जिसमें, उसमें सब्सक्रिप्शन बेसिस पे जिसमें देते हैं वो कौन सा मॉडल है, तो ये सब्सक्रिप्शन मॉडल हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन हो गया कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आप जैसे ना कोई भी एक्स्ट्रा कस्टमर सर्व करते हो तो उसकी पर कस्टमर की वेरिएबल कॉस्ट जो आ रही है वो ज़्यादा नहीं आ रही है आपको, लेकिन आप जो उसका डेटा कलेक्ट करते हो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो बताओ आप कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हो, ऐसा करके क्वेश्चन था। अब फिर प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। प्राइसिंग स्ट्रेटजी भी क्वेश्चन पक्का आते ही है। उसमें मेजरली आप पढ़ना, पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी पढ़ लेना, स्कीमिंग पढ़ लेना, एक प्रीडेटरी प्राइसिंग पढ़ लेना, जो होती है कि आप मार्केट से कम प्राइस पे, मार्केट नहीं, कॉस्ट से भी कम प्राइस पे अगर आप कुछ सेल कर रहे हो, मतलब आप कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर रहे हो, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो, कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर रहे हो, इतने सस्ते में बेच रहे हो कि सब आपसे खरीदे, कॉम्पिटिटर चला जाए, तो उस कॉम्पिटिटर को हटाने के लिए आप कॉस्ट से भी कम प्राइस में बेच रहे हो, उसको क्या बोलेंगे, तो वो प्रीडेटरी प्राइसिंग होता है। इस टाइप से प्राइसिंग स्ट्रेटजी पे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सो उसमें मेजरली आप ये पेनिट्रेशन पढ़ना, स्कीमिंग पढ़ना, और आपको पता चलना चाहिए कि
कि आपका जो केस स्टडी में पूछेगा कि कंपनी कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो कर रही है, तो आपको बताना रहेगा कि कौन सी स्ट्रेटजी कंपनी ने फॉलो की है। अगर वो कम प्राइस ले रही है और फिर मार्केट में घुसने की कोशिश कर रही है जैसे जियो ने किया था, तो ये ऑब्वियसली पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी है। या फिर अगर वो ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रही है क्योंकि कोई कॉम्पिटिटर नहीं है स्टार्टिंग में, और फिर फर्स्ट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है, उसको रिकवर करने के लिए पहले ज़्यादा चार्ज कर रही है, और जैसे ही कॉम्पिटिटर्स कॉपी करने की कोशिश करेंगे तब वो प्राइस कम कर लेगी। तो बताओ कौन सी स्ट्रेटजी है, तो वो स्कीमिंग स्ट्रेटजी हो जाएगी। इस टाइप से आपके ऊपर बहुत ईजी इस पर केस स्टडी बनती है। जस्ट एटलीस्ट तुमको ना बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर तुमको ये भी नहीं पता होगा, मतलब अगर तुम बिल्कुल अगर सोच रहे हो कि बिना पढ़े चले जाएंगे और जो होगा देखा जाएगा। अब जैसे पेनिट्रेशन और स्कीमिंग तो इंटर में भी पढ़ रखा है, बट स्टिल अगर ऐसा कोई टॉपिक है बहुत ईजी और अगर फिर भी पढ़ के नहीं जाओगे ना, तो आई डोंट थिंक इट विल हेल्प। एटलीस्ट एक बार पढ़ के चले जाओ ना, क्या दिक्कत है। क्योंकि फिर अगर जो मैंने देखा, मेरे पास में एक लड़की बैठी थी, उसके 48 मार्क्स आए, वो बिना पढ़े आई थी। अब वापस जाके तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा, सेकंड टाइम तो वो ऐसा रिस्क नहीं लेगी कि फिर से बिना पढ़े आएगी। पर बाद में वापस पढ़ने से अच्छा है कि क्यों टाइम और एफर्ट्स वेस्ट करना है, एक बार पढ़ लो तो थोड़ा इजी हो जाएगा। उसके बाद पैरेटो चार्ट की बात करते हैं अपन। पैरेटो एनालिसिस के क्वेश्चंस भी बहुत बन रहे हैं। सो पैरेटो एनालिसिस में क्या होता है, 80-20 रूल होता है कि आपका 80% ऑफ जो काम है वो सिर्फ सही हो जाएगा अगर आप 20% एफर्ट्स में डालो तो, है ना। उसका एक चार्ट भी बनता है, तो उसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे चार्ट वाला क्वेश्चंस कैसे आता है कि बताओ इनमें से कौन कौन सी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए कंपनी को प्रायोरिटी में। तो उसमें दे रखा होगा कि मान लो 795 प्रॉब्लम्स है टोटल, उसमें से ये वाली इसकी प्रॉब्लम मान लो कंप्लेंट्स आई है, टोटल 795 कंप्लेंट्स आई है एक वीक के अंदर। सो आप किस चीज़ के रिलेटेड वो कंप्लेंट है वो देंगे क्वेश्चंस में, और देंगे कि इसके रिगार्डिंग 395 कंप्लेंट है, इसके रिगार्डिंग 200 कंप्लेंट्स है, इसके रिगार्डिंग 180 कंप्लेंट्स है। ऐसे करके आपको देंगे। अब आपको बताना है प्रायोरिटी किसको फोकस करोगे, पहले जिसकी कंप्लेंट्स ज़्यादा आ रही है उन सारे इश्यूज़ को पहले सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो 80% तक आपको कैलकुलेट करना है, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करते जाना, और फिर 80% जहाँ पे हो जाता है, मान लो 795 का 80% कितना होगा कैलकुलेट कर लेना। तो जब टोटल मिस्टेक्स इतनी तक हो जाए 80% या उसके अबाउ चल जाए, तो वहाँ तक के फैक्टर्स को आपको कंसिडर करके उन इशूज़ को पहले प्रायोरिटी पे कंसिडर करना है। ये ऑप्शन में देंगे आपको कि ये फर्स्ट फैक्टर है, सेकंड फैक्टर है, कौन कौन सा आप प्रायोरिटी पे कंसिडर करोगे। तो वो तुम पैरेटो चार्ट में पैरेटो एनालिसिस पढ़ोगे, बहुत ईजी है, समझ आ जाएगा। उसके बाद है ना, इसी में आता है कि वाइटल फ्यू ट्रिवियल मैनी ना बन जाए, मतलब कि जो थोड़े से हैं, जो 20% बचे हुए आप छोड़ रहे हो, वो ऐसा ना हो कि कभी बड़ा मेजर 80% में कवर हो जाए, कभी ज़्यादा वो फैल जाए, जो प्रॉब्लम्स है वो इश्यूज़ है वो ज़्यादा माइनर इश्यूज़ मेजर ना बन जाए। उसके लिए आप कब मतलब किस इंटरवल पे आप उसको पैरेटो एनालिसिस को बार बार लगा के यूज़ करोगे। तो उसका आंसर है पीरियोडिक, ये मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। हाँ, एटलीस्ट ना मॉड्यूल के जो MCQs है जो अपनी बुक के पीछे दे रखे मॉड्यूल के पीछे, वो सारे करके जाना, उसमें से रिपीटिंग आ रहे हैं। उसके बाद ना Z स्कोर कैलकुलेट करने का आता है। तो Z स्कोर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो ऐसा आता है कि सीधे ही ना वो क्वेश्चन में फार्मूला भी लिख के दे देते हैं, और फार्मूला ना सिर्फ कोएफिशिएंट देते हैं बल्कि x1 x2 की वैल्यू भी दे देते हैं कि x1 ये है x2 वो है, मतलब उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। वो आपको अगर वो क्वेश्चन आपको आता है तो बिल्कुल फोकट के मार्क्स से। क्वेश्चन भी दे रखा है, उसके अंदर वेरिएबल फार्मूला भी दे रखा है, फार्मूला के साथ वेरिएबल में कहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करनी है वो भी दे रखा है। तो आपको सिर्फ कैलकुलेटर चलाना है और आंसर निकालना है, इससे ईजी क्वेश्चन तो कोई बन ही नहीं सकता है। एक सेकेंड टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है Z स्कोर वाले में, अल्टमैन Z स्कोर में, कि क्वेश्चंस वो दे देंगे, इक्वेशन वो दे देंगे, लेकिन इक्वेशन के अंदर जो x1 x2 की वेरिएबल है वो नहीं देंगे। वो आपको याद करके जाना पड़ेगा कि x1 मतलब क्या, x2 मतलब क्या, ये सारा आपको याद करके जाना पड़ेगा। तो वो बहुत एक बेसिक चीज़ है। सारे फार्मूलाज में x1 x2 x3 x4 सेम ही होता है, एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 फार्मूलाज जहाँ पे x4 में मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में चेंजेस है, किसी में मार्केट वैल्यू आता है, किसी में बुक वैल्यू आता है। सो वो वाली चीज़ आपको बहुत कम याद करनी पड़ेगी, और बहुत कम एफर्ट में ये बहुत स्कोरिंग हो रहा है। स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था यार कितना ट्रिकी है, कैसे याद करूँगी, बट इसमें याद करना जितना कुछ है नहीं, 2 बार पढ़ोगे ना, तीसरी बार खुद से आपको आएगा, क्लिक होगा। तो ये स्कोरिंग है। और सेकंड चीज़ इसमें आती है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ टेबल्स, जो इसके नीचे टेबल दे रखी है कि डिस्ट्रेस, ग्रे, और ये जो अपना सेफ, मतलब सेफ नहीं था वो टेबल मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही। डिस्ट्रेस, ग्रे, और थर्ड ऑप्शन था कि सेफ्टी वाले जोन में है, और उसकी वैल्यूज़ थी कि Z स्कोर का वैल्यू इसके बीच में आएगा तो ये डिस्ट्रेस में, इसके बीच में आएगा तो ये सेफ है। इसके ऊपर मेरे को भी 2 क्वेश्चंस बने थे, और उसमें पूछा था कि बताओ डिस्ट्रेस जोन में कि ग्रे जोन में इसका Z स्कोर 1.61 है, तो अगर प्राइवेट फर्म है तो क्या होगा, अगर पब्लिक फर्म है तो क्या होगा, दोनों में चेंजेस होगा क्या, ऐसा वाला क्वेश्चन बन रहा है इसके ऊपर। देन एक क्वेश्चन बनता है एटलांटिस A स्कोर के ऊपर। आपको बताना रहता है कि कौन कौन सी जो है वो टेस्ट को मीट कर रही है, मतलब 25 से ज़्यादा स्कोर वो उसकी जो क्राइटेरिया दे रखा है 10, 15 और 0 वाला क्राइटेरिया।
सो उसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनता है और वो भी बहुत स्कोरिंग होता है, क्योंकि उसमें भी ज़रा सा एफर्ट डालने पे अपन को समझ में भी आ जाता है, बहुत उसे कोई मेजर मेहनत नहीं करनी पड़ती है, उसके बहुत इजी क्वेश्चंस बनते हैं और वो स्कोरिंग हो जाता है। उसके अलावा ना क्वेश्चंस मेरे एग्जाम में मैकेंजी 7S से तो नहीं आए थे, पर वो टॉपिक्स भी बहुत लोगों को टेस्ट हो रहे हैं, तो आपको पढ़ के तो जाना ही है एटलीस्ट, है ना। उसके बाद और ना मतलब मैकेंजी 7S से भी अच्छी अच्छी केस स्टडी बनती है, कभी 6-6, 7-7, 6-6, 8-8 नंबर की भी केस स्टडी बन रही है उसके ऊपर, तो वो उसको भी पढ़ के जाना। उसके बाद चलते हैं ROI, ये जो चैप्टर है ना, इसमें से कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं ज़्यादातर करके। कभी ROC कैलकुलेट करने को आता है, कभी ROI आता है, RI आता है, बहुत बेसिक है। अपना बेसिक जनरल नॉलेज भी लगाएंगे ना, तब भी अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बार देख के चलने जाने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि एक बार देख लोगे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो जैसे ROI कैलकुलेट करने केस स्टडी आएगी, एक ROI कैलकुलेट करने को बोलेंगे, दूसरे क्वेश्चन में RI कैलकुलेट करने, रेसिडुअल इनकम कैलकुलेट करने को बोलेंगे, थर्ड में पूछेंगे कि क्या इसमें गोल कॉन्ग्रुएंस का चक्कर पड़ रहा है क्या, मतलब ROI कुछ और स्ट्रेटजी सजेस्ट कर रहा है, RI कुछ और सजेस्ट कर रहा है, तो क्या इसमें गोल कॉन्ग्रुएंस है क्या। और फिर पूछेगा कि मैनेजर अगर गोल कॉन्ग्रुएंस को साइड में रख के कंपनी एज अ होल के बेनिफिट के लिए सोचे, तो फिर वो कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करेगा ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडुअल इनकम, कौन से डिवीजन को इसको वो प्रोजेक्ट करने बोलना चाहिए। ऐसे ऐसे करके इस पर 4-5 क्वेश्चन आ जाएंगे एक ही केस स्टडी में। 8 से 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा, देखने को मिल सकता है। देन क्वेश्चन पूछेगा आपको कि बहुत सारे मेजर्स होते हैं फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इसी चैप्टर में। सो जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो अपना NP वाला, नेट प्रॉफिट वाला एक मेजर होता है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो वाला, वो शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स को तो प्रॉफिट से कंसर्न है, उनको उनके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न चाहिए। सो वो शेयर होल्डर्स पर्सपेक्टिव से मेन बेस्ट परफॉर्मेंस मेजर कौन सा है। सो जैसे कि वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल है, वो मॉड्यूल में सेम टू सेम लाइन लिखी हुई है कि कौन सा कस्टमर पर्सपेक्टिव अपना शेयर होल्डर्स पर्सपेक्टिव से बेस्ट है। तो वो आप मॉड्यूल में रीड करेंगे ना एक बार, तो आपको एग्जाम में जैसे ये लाइन आएगी तो क्लिक हो जाएगा। तो एक बार मॉड्यूल रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन क्वेश्चंस आते हैं वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क से। तो वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क कौन सा है चैप्टर, वो अपना NPO वाला, कि NPO में कैसे आप परफॉर्मेंस को मेजर करोगे। अब उसमें ना 2 E ऐड हुए हैं, एक तो 3 तो पहले से थे, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और इकोनॉमी। उसके अलावा 2 और E ऐड हुए हैं, एक इथिक्स होता है, एक इक्विटी होता है, उस पर क्वेश्चन बन सकता है। देन वैल्यू फॉर मनी पे गोल अचीव हुआ कि नहीं हुआ, मतलब क्या करेंगे, आपको पहले बताएंगे कि हम कैसे मेजर कर रहे थे। हमने मान लिया कि अगले 3 महीने में हमको डोनेशन इतना 24 lakhs का कलेक्ट करना है। देन उसके बाद वो आपको 3 महीने का डेटा देंगे और उसके बाद बोलेंगे बताओ ये अचीव हुआ कि नहीं हुआ। उसके साथ वो और भी कंडीशंस रखेंगे कि जितना डोनेशन अचीव हुआ उसका 8% ही हमको एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करना है, उसका 81% जो है वो हमको अपने जो उसके मेंबर्स हैं उन मेंबर्स के लिए मतलब मिशन में अप्लाई करना है। सो वो और फिर एक और आपको कोई क्राइटेरिया दे देंगे कि आपको 91% रेट सेटिस्फाई करना है, मतलब कि जितने भी रिक्वायरमेंट्स आती है कि हमको आपकी हेल्प चाहिए, उसमें से 91% एटलीस्ट आप लोगों की हेल्प कर रहे हो। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस उस पर बन सकते हैं। और फिर वो लास्ट में पूछेंगे कि ये सारे हमारे क्राइटेरिया थे, ये हमारा डेटा है, फिनेंशियल डेटा, आप बताओ हमारे क्राइटेरिया फुलफिल हुए हैं कि नहीं हुए। तो आपको वो जनरल कैलकुलेशन करनी रहेगी कि हाँ भाई उनने इतना, मान लो 1 लाख रुपए का डोनेशन उनने कलेक्ट किया, उसमें से उनने 10,000 का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कर दिया, जबकि उनने कितना रखा था 8% एडवर्टीजमेंट करना था, तो ये उनका नहीं अचीव हुआ। इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद एक अडेप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड का क्वेश्चन आएगा। अच्छा ये पता है ये बहुत छोटा सा टॉपिक है ये NPO वाला, कि सर्विस एग्रीमेंट सर्विस परफॉर्मेंस में आपको परफॉर्मेंस मेजर कैसे करना है, लेकिन इसमें से भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। मतलब सोचो 10 पेज पढ़ लोगे आप, तुम्हारे 10 नंबर तो ऐसे ही आ रहे हैं, तो ये थोड़ा स्मार्ट वर्क हो जाएगा, पढ़ के जाना है चैप्टर बहुत अच्छे से। सो ना अडेप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड का कैसे क्वेश्चन आता है, जनरल क्वेश्चन आ जाता है कि आप बताओ अडेप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड में कौन कौन से वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, और फिर वो नंबर लाइन से आपको बता देंगे कि कस्टमर पर्सपेक्टिव, देन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, इंटरनल और वो इनोवेशन एंड ग्रोथ। सबसे आगे इसमें अडेप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड में वो आता है कस्टमर आता है, जबकि अपने नॉर्मल बैलेंस स्कोर कार्ड में सबसे आगे फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव आता है। तो वो दोनों ही ऑप्शन आपको देंगे ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। पर ये तो कॉमन सेंस, जब पढ़ के अगर जाएंगे तो दिख जाएगा कि अडेप्टेड पूछा है तो सबसे आगे कस्टमर पर्सपेक्टिव आएगा। उसके बाद परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स पे क्वेश्चन आ जाता है, उसके डेफिनेशन में से ही आ जाता है क्वेश्चन, परफॉर्मेंस रिपोर्ट में से आ जाता है। और उसके अलावा ये भी बहुत छोटा 9-10 पेज का चैप्टर है सिर्फ मॉड्यूल में, स्कोर कर लोगे, पढ़ लेना इसको भी। तो और फिर पूछेंगे ESG का फुल फॉर्म बताओ, ये क्वेश्चन तो बहुत रिपीट हो रहा है। ESG का फुल फॉर्म तो सबको ही आता है, इन्वायरमेंटल सोशल और गवर्नेंस वाला, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला। सो
बस फुल फॉर्म पूछ लेंगे डायरेक्ट, कुछ भी नहीं, 2 नंबर फ्री के। उसके बाद ना इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए तुम सबसे पहले तो मॉड्यूल करके जाना, और उसमें भी मॉड्यूल बनना 2 क्वेश्चन से इंटरनेशनल के, एक टेस्ट नॉलेज में है और एक इधर एग्जाम्पल साइड में, वो ना बहुत अच्छे से करके जाना। उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा तुमको। इसमें ना 2 क्वेश्चन जनरली क्या हो रहा है, किसी मतलब मैंने जितने दोस्तों से बात की उनको एक डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग पे आया और एक इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग पे आया। मेरे को ना दोनों के दोनों इंटरनेशनल पे आ गए थे, बट हाँ ठीक है, वो स्कोरिंग रहता है, तुमको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर में, और वो फोकट के नंबर तुमको दे के जाएगा। तो ये चैप्टर ना मतलब जो इजी सी चैप्टर ना, जो कम कम एफर्ट्स में ज़्यादा होते हैं, वो तुम पहले कर लो और करके ही जाओ, ताकि तुम्हारे एटलीस्ट ये नंबर तो पक्के हो जाएंगे, इसमें तुमसे गलती होने की कुछ चांसेस नहीं रहेगी। इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग में ना जो अभी ICAI का एक क्वेश्चन सर्कुलेट हो रहा है, मैंने कहीं देखा था, साउथ कोरिया वाला करके एक क्वेश्चन है, उसमें पता है बाकी सब तो तुम सॉर्ट कर लोगे, कन्फ्यूज़ कहाँ होगे पता है? उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि कुछ भी बोला है कि ये निकालो, इसको कितना फ़ायदा है, इसको नेट लॉस नेट प्रॉफिट क्या है। अब उनने जो करेंसी दे रखी है ना, ब्राज़ील की उनने करेंसी दे रखी है $, इंडिया की दे रखी है रुपीज़, जिसमें वो र के ऊपर वाला वो सिंबल रहता है ना, जो हिंदी वाला र रहता है उसके ऊपर सिंबल रहता है, वो वाली उनने करेंसी का सिंबल दिया हुआ है इंडिया के लिए, और ब्राज़ील के लिए $, और USD के लिए $, डॉलर का सिंबल दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है, नीचे पता है एक्सचेंज रेट्स भी सारे दिए हुए हैं, और क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि कितना फ़ायदा हुआ, और ऑप्शंस में सारे उन्होंने RS लिखा हुआ है, RS इतना इतना। तो अब जनरली मैं भी यही समझी थी कि रुपीज़ में आंसर चाहिए इनको, तो जो आंसर मेरा आ रहा है उसको मेरे को नीचे एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट करके रुपीज़ में करना है। बट मेरे को फिर बाद में मेरे को ध्यान आ गया था, मेरी एक फ्रेंड से बात हुई थी, तो उसने बोला था कि कंफ्यूज मत होना, उसमें वो लिखा भले ही RS है, लेकिन वो $, है, और तुमको ब्राज़ीलियन करेंसी में ही आंसर करना है। अगर आपने उसको रुपीज़ समझ के आंसर कर दिया ना, रुपीज़ के लिए उन्होंने अलग से वो हिंदी र वाला सिंबल लिया है, तो वो जो RS ऑप्शन में रहता है ना, वो $, है, जो कि ब्राज़ीलियन करेंसी वो बताना चाह रहे हैं। तो अगर तुमने वहाँ पे कन्वर्जन रेट लगा दिया और ब्राज़ील डॉलर की जगह रुपीज़ में आंसर निकाला ना, तो तुम्हारा गलत हो जाएगा, जबकि ऑप्शन में वो रुपीज़ वाला भी ऑप्शन दे रखा है उन्होंने कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो वहाँ कन्फ्यूज़ मत होना, ये क्वेश्चन तुमको पक्का देखने को मिलेगा पेपर में, और इसको सही करके आना, क्योंकि वो ब्राज़ीलियन करेंसी $, में ही तुमको आंसर निकालना है, ना कि रुपीज़ में। ये क्वेश्चन पक्का मिलेगा, मतलब मैक्सिमम लोगों को मिलेगा, चेक करना और ढंग से करके आना। उसके बाद सेल्स वेरिएंस, देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ना मुझे शुरू से ही थोड़ा कम अच्छा लगता है, तो इसमें मैं बहुत सिलेक्टिव पढ़ती हूँ, खुद का बता रही हूँ। बट ना सिलेक्टिव में भी मैंने क्या क्या पढ़ा है इस बार, पढ़ा था जो बच्चों को क्वेश्चंस जिस जगह पे ICAI टेस्ट कर रहा है, ICAI कहाँ कहाँ टेस्ट कर रहा है, एक लेबर वेरिएंस पे, एक मटेरियल वेरिएंस पे, वो दोनों सबसे ईजीएस्ट वेरिएंस इस चैप्टर के। तुम एक बार भी पढ़ोगे तो तुमको आ जाएगा, उसमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वो दोनों पढ़ोगे ना, तो तुमको क्वेश्चंस उसमें से देखने को मिल सकता है। एक और चेक कर रहा है, वो कर रहा है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, वो तुम पढ़ लो। और एक सेल्स वेरिएंस, इस पे ना सेल्स वेरिएंस के ऊपर 8 नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत लोगों को आ रहे हैं, मेरे को भी आया था। सो सेल्स वेरिएंस में क्या निकालना था, उसमें एक था सेल्स मिक्स और सेल्स यील्ड, नहीं सेल्स प्राइस, सेल्स क्वांटिटी, जो भी वो होते ना दो, उन दोनों में वो निकालना था कि सेल्स मिक्स कितना है और सेल्स यील्ड कितना है, सेल्स क्वांटिटी कितना है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं सिर्फ एक दिन पहले पढ़ के गई थी और मैं अभी भूल भी चुकी हूँ उसको। तो और उसके बाद ना शेयर, वो मार्केट शेयर की वजह से और मार्केट प्राइस की, मार्केट साइज़ की वजह से कितना कितना चेंज आया, ये दो टॉपिक्स से, इसमें दोनों पे एक एक क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन हो गए, और एक थ्योरी में आ जाएगा। ऐसे करके 4 क्वेश्चंस ना सेल्स वेरिएंस पे बन रहे हैं, ऐसे फिक्स्ड शॉर्ट वही वाले 4 क्वेश्चंस बहुत लोगों को आ रहे हैं। तो सेल्स वेरिएंस एक बार अच्छे से कर लेना। प्रेडेटरी प्राइसिंग का मैंने तुमको बता ही दिया कि क्या होता है प्रेडेटरी प्राइसिंग, उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पोर्टर 5 इसका बहुत लोगों को आ रहा है, मैकेंजी 7 का बहुत लोगों को आ रहा है, मुझे नहीं आया। ये जो लास्ट के 5 टॉपिक्स हैं ना, इन पर मुझे क्वेश्चन नहीं आए, पर मेरे दोस्तों में बहुत सारों को आए, इसलिए मैंने तुमसे शेयर कर दिया है कि कर लेना इसको। मैकेंजी से अच्छा, एक ना कॉस्ट ऑफ क्वालिटी वाला जो चैप्टर है, उसमें ना पूछते हैं, उसमें बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। लाइक थ्योरी बन सकता है कि तुम बताओ इसमें से प्रिवेंटिव कौन सा है, अप्रेजल कौन सा है, ये सारा क्वेश्चन बनता है। दूसरा बनता है कि प्रिवेंटिव अप्रेजल कैलकुलेट करके दो, इंटरनल एक्सटर्नल जो भी होता है वो कैलकुलेट करके दो। और फिर इसको ना मतलब तुम 2-3 बार रीड करना, तुमको मेजर ना कन्फ्यूजन इसमें प्रिवेंटिव और अप्रेजल में होगा, इंटरनल एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट तो तुमसे बन जाएगा, तो इसको तुम रिवाइज करना, क्योंकि बहुत लोगों को ये क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद ना प्राइस की इक्वेशन जो होती है, प्राइस MR इक्वल्स टू MC वाली, और एक प्राइस फाइंड करने के लिए P इज इक्वल्स टू A माइनस BQ, A माइनस 2BQ MR की इक्वेशन, उस पर से भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहे हैं डायरेक्टली, किसी को भी डेटा दे रखा है, आपको उसको सॉल्व करना है। मेरे को नहीं आया था, बट मेरे दोस्तों को आया है, तो मैंने बता दिया। इसके अलावा और भी ना कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ जो मॉड्यूल से मेरे को एक ध्यान है, ये मेडिकल वाला एक क्वेश्चन है, ये नॉन NPO वाले क्वेश्चन, परफॉर्मेंस रिपोर्ट इन NPO में ही क्वेश्चन है वो मेडिकल वाला, तो वो भी एज इट इज़ केस स्टडी रिपीट हो रही है, तो वो कर लेना। मेरे को नहीं आया था, पर मेरे दोस्तों को आया था। अच्छा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मेरे को नहीं आया लेकिन मेरे दोस्तों को आया, मैंने पूछा था, तो ये सारे मैंने कहाँ रखे हुए, मैंने टेलीग्राम चैनल पे रखे हुए हैं,
जो मैंने पर्सनल पर्पज से सिर्फ एक प्लेलिस्ट नहीं बोलते उसको मैंने बस सेव करके जस्ट उसको एक चैनल पर डाल दिए थे कि मुझे काम में आएंगे, जब मैं एग्जाम के एक दिन पहले जाऊँगी तो पढ़ के जाऊँगी। तो वो चैनल पब्लिक ही, आप चाहो तो ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसके अलावा और क्या पढ़ना है, ये तो सिर्फ मेरे थोड़े बहुत क्वेश्चंस हो गए, तो बाकी के क्वेश्चंस का क्या करें। देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट तुम उठाओ। जनरली ना बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक्स जो रिपीट हो रहे हैं, और रिपीट कौन से हो रहे हैं वो मैंने टेलीग्राम पे बहुत सारी लिस्ट डाल रखी। तुम पढ़ोगे ना, सब में पता चल जाएगा कि सब में ये वाला टॉपिक तो रिपीट हो ही रहा है कन्फर्म। जैसे कि OW हो गया, अल्टमैन जेड स्कोर हो गया, हर कहीं रिपीट हो ही रहा है। तुमको क्या करना है, तुम सबसे पहले BOS पोर्टल पर जाओ, वहाँ से क्वेश्चंस निकालो MCQ के। सारे MCQ करने की ज़रूरत नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड MCQ है बस उनको कर लो। और सेम विद द केस सिनेरियो वाले MCQ सारे करने की ज़रूरत नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर तुमको दिखते कि ये वाला इस टॉपिक से है, तुम वो वाला MCQs कर लो। चलो, वीडियो हो गई है आधे घंटे की वैसे, तो ऑल द बेस्ट। और कुछ और रिक्वायरमेंट लगती है तो कमेंट में पूछ लेना, कनेक्ट कर लेना। और वीडियो हेल्पफुल लगा, अच्छा नोटिफिकेशन यार तुम ऑन करके रख लेना प्लीज़, क्योंकि मेरे साथ बहुत सी बार होता है, मैं ना मेन मार्केट में रहती हूँ तो बहुत हॉर्न की आवाज़ आती है, तो मैं रात को 2 बजे या फिर सुबह जल्दी 4-5 बजे उठ के रिकॉर्ड करती हूँ वीडियो। तो हो सकता है तुम्हारी एग्जाम कभी जल्दी हो और मैं सुबह सुबह रिकॉर्ड करूँ तो ये वीडियो तुमको टाइम पे पहुँच जाए, इसलिए नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, और कुछ भी ज़रूरत हो तो पूछ लेना फिर कमेंट में। थैंक यू।